बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वन डे वर्कशॉप दो फेजेस में डिवाइडेड है। पहले में हम 11:30 बजे तक मैं आपके सामने कुछ चीज़ें गोशगुजार करूँगा और उसके बाद डीपीजी ज़ाहिद सरफराज मांड साहब तशरीफ़ लाएँगे और वो कुछ बातें एटीए के केसेस के हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। मेरी जो गुफ्तगू आपके सामने अभी एटीए केसेस के हवाले से है, बुनियादी तौर पे उन इश्यूज़ को एड्रेस करने के हवाले से है लीगली जो हमने फॉर द लास्ट 1 ईयर आइडेंटिफाई किए हैं, और बिलखुसूस जो लैंडमार्क जजमेंट आसिफ सईद खोसा साहब ने बीइंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दी और वो रिपोर्ट हुई 2020 SCMR पेज 78, उसके बाद जो सिनेरियो तब्दील हुआ उस हवाले से डिस्कशन करनी है। इसके अलावा 336B को हम थोड़ा फोकस करेंगे कि 336B की जो एप्लीकेशन है अक्रॉस द रीजन वो किस तरह हो रही है और हमें किस तरह करनी चाहिए, और इसके अलावा एक सेक्शन 80 का है 11W, उस पे हम डिस्कशन करेंगे। अगर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ उस जजमेंट के हवाले से करूं जिसने आके सारी ज्यूस्पोडेंस जो 2020 तक इवॉल्व हुई थी पाकिस्तान में एटीए के केसेस के हवाले से, उसको सारे के सारे कैटापल्ट कर दिया है। लेकिन अभी तक हम पुरानी जो जजमेंट्स थी, जो ऑब्जर्वेशंस थी, उनको मद्देनज़र रखते हुए अपनी तमाम इन्वेस्टिगेशन और FIR लॉन्च कर रहे हैं। तो पहले हम थोड़ा सा इस जजमेंट को देखते हैं कि ये जजमेंट क्या थी और इसके आने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए। इस जजमेंट के अंदर एक तो आसिफ सईद खोसा साहब की ये ड्राफ्ट करदा जजमेंट है, उन्होंने 1997 से टिल 2020 जब उन्होंने ये जजमेंट दी, सारे के सारे ATAs एक्ट जो आते रहे, अमेंडमेंट्स आते रहे, उनको डिस्कस किया और फाइनली वंस फॉर ऑल उन्होंने ये बात हेल्ड कर दी कि अब दहशतगर्दी सिर्फ इसको समझा जाएगा जो कि इस जजमेंट के अंदर बताई गई है। अच्छा, जब हम ATA का प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये बात इन्होंने अपनी जजमेंट के अंदर भी डिस्कस की है। उसके अंदर ये बताया गया है, जैसा आप सबको पता है कि किसी भी एक्ट का जो प्रीएम्बल है वो बुनियादी तौर पे उस एक्ट का पर्पस बताता है कि किस लिए, वाई दिस एक्ट इज़ बीइंग इनेक्टेड और लेजिस्लेटेड। तो इसके अंदर इसके 3 मकासद उन्होंने बताए। पहला ये बताया कि टेररिज्म की प्रिवेंशन के लिए, दूसरा बताया सेक्टेरियनिज्म की रोकथाम के लिए, और तीसरा बताया हीनियस ऑफेंसेस के स्पीडी ट्रायल के लिए। ठीक, अब जब हम 7 ATA को देखते हैं और हीनियस ऑफेंसेस को देखते हैं, तो सेक्टेरियनिज्म के ऑफेंसेस को देखते हैं, तो बुनियादी तौर पे ATA से हमें ये ATA एक्ट 1997 की होलिस्टिक रीडिंग के बाद हमारे सामने ये बात आई कि इसमें 3 तरह के ऑफेंसेस हैं। एक जो प्योरली एक्सक्लूसिवली जो सेक्टेरियनिज्म फ़िरका वारियत को डील करते हैं, दूसरे हीनियस ऑफेंसेस जिनको शेड्यूल 3 के अंदर दे दिया गया, और तीसरा जिस पे हमारा ज़्यादा फोकस होगा आज की डिस्कशन का, वो 7 ATA है। अच्छा, एक बात इब्तदा में ये क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि 7 ATA इंडिपेंडेंट एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है। इसका मतलब ये है कि 7 ATA की जब सपोज 302 के साथ 7 ATA लगा, तो जब उसकी पनिशमेंट भी दी जाएगी तो 7 ATA की अलहदा से पनिशमेंट दी जाएगी और 302 की अलहदा से पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के अंदर जो 365A है या 336B है या एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस के जो ऑफेंसेस हैं, उन पे जब हम बात करते हैं तो उस वक्त जब पनिशमेंट दी जाएगी तो 336B की सिर्फ दी जाएगी, 7 ATA की नहीं दी जाएगी। इससे ये बात
समझना बहुत ज़रूरी है इस जजमेंट के अंदर, जो एंड पे हम फाइंडिंग पे पहुंचेंगे, कि अब जो ATA है वो सिर्फ दहशतगर्दी वाले ऑफेंसेस की बात नहीं करता और सिर्फ उसकी सज़ा ज़्यादा होने या कम होने पे बात नहीं करता, बल्कि लेजिस्लेटर्स ने जो भी उस वक़्त सोचा उन्होंने कुछ ऑफेंसेस को हीनियस कह दिया। जबकि हम जब PPC को पढ़ते हैं तो PPC के अंदर 336B से भी ज़्यादा हीनियस ऑफेंसेस मौजूद हैं। इस पे अपनी हैरानी का इजहार आसिफ सी खोसा साहब ने अपनी जजमेंट के आखिर पे किया भी, और उन्होंने कहा कि मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि ये शेड्यूल में अमेंडमेंट लाई जाए। एंड पे उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन ये दी। अच्छा, अब ये जो डिस्कशन मैंने आगाज़ में छेड़ ली है, इस डिस्कशन में बुनियादी तौर पे मैं एक पॉइंट पे बात लेके जाना चाहता हूँ। वो ये लेके जाना चाहता हूँ कि अमूमी तौर पे एक कन्फ्यूजन और आती है। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट गुजरांवाला में हुआ है और ये कह रहे जी 386 और 87 उस पर लगना चाहिए, और ये कन्फ्यूजन है ये कन्फ्यूजन या नहीं? बत्ता के ऑफेंसेस के मतलब ये कन्फ्यूजन है या नहीं कि ये ATA का है या नहीं? है ना ये कन्फ्यूजन। अच्छा, अब ये कन्फ्यूजन क्यों पैदा हुई? इसके अंदर ही सारी इस जजमेंट का मकसद जो है वो बयान है। इसकी कन्फ्यूजन इस वजह से पैदा हुई कि जो इसको यार थोड़ा सा ये रख लेंगे, सेक्शन 6 का 2 का E जो है उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इन्वॉल्व्स एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, बत्ता और प्रॉपर्टी। अगर हम पहले वाली बात पे जाएं तो फिर तो इस पे 780 लगना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 6 के अंदर इसका एक्सटॉर्शन ऑफ मनी का जिक्र है। ठीक, लेकिन इस बात को इस बात से समझा जा सकता है कि 365A किडनैपिंग फॉर रैंसम ये शेड्यूल्ड ऑफेंस है। शेड्यूल्ड ऑफेंस है ना। अच्छा, अब ये शेड्यूल्ड ऑफेंस है, लेकिन इसके साथ साथ इसका जिक्र सेक्शन 6 के अंदर भी है। सेक्शन 6 का जो E है वो कहता है इन्वॉल्व्स किडनैपिंग फॉर रैंसम, हॉस्टेज टेकिंग और हाईजैकिंग। अब शेड्यूल के अंदर भी दे दिया गया और सेक्शन 6 के अंदर भी दे दिया गया। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इससे ये सारी जजमेंट की समझ आएगी कि जो 365A है उसको हीनियस सिर्फ इस हद तक कहा कि इसका ट्रायल जो है वो ATA करेगी, पनिशमेंट वही होगी। अगर ये वहाँ पे भी चलता तो पनिशमेंट वही होनी थी। 780 इसके साथ नहीं लग रहा। लेकिन इस जजमेंट के अंदर उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 6 है उसका B और C और सेक्शन 6 का 2, सेक्शन 6 का 2 जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें गिनवाई गई, जिसमें कहा गया कि अगर ये एक्ट किए जाएं तो ये दहशतगर्दी होगी। ठीक है, जिसके अंदर मिसाल के तौर पे इन्वॉल्विंग द डूइंग ऑफ एनीथिंग दैट काजेज डेथ, ग्रीवियस वायलेंस, डैमेजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की प्रेमिसेस, एक लंबी फहरिस्त दी गई है जिसको हम अमूमी तौर पे दहशतगर्दी समझते हैं। लेकिन इस जजमेंट के अंदर फ़र्क ये आया, उनने कहा कि कोई भी ऑफेंस है, ये बात बड़ी तवज्जो तलब है, इसके अंदर सारी जजमेंट का कॉन्सेप्ट है। उनने कहा कि कोई भी ऑफेंस है तो फौजदारी कानून के अंदर अगर कोई भी ऑफेंस है उसको साबित करने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक चीज़ उसका मेंजरिया, उसका गिल्टी माइंड, उसकी नीयत, और दूसरा उसका एक्ट। ऐसा ही है ना। अगर एक मर्डर पे किसी का एलिगेशन है और कत्ले अम्द का आप ये बात इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं कि अमदन इसने कत्ल नहीं किया, तो 302 रहेगी? नहीं रहेगी ना। इसका मतलब ये हुआ कि ईच एंड एवरी ऑफेंस इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड 2 चीज़ें। हर जो ऑफेंस है वो 2 चीज़ें रिक्वायर करता है, एक गिल्टी माइंड, उसकी नीयत, और दूसरा उसका एक्ट। अब इस जजमेंट के अंदर कहा गया कि ये जो 6 सेक्शन है, इसके सेक्शन 6B और C के अंदर इसका मेंजरिया है और सेक्शन 6(2) के अंदर इसका एक्टस रियस है। यानी
अगर आपने दहशतगर्दी की दफ़ा 780A लगानी है, दहशतगर्दी का जुर्म बनाना है, तो उसके लिए लाजम है कि आपका एक्ट 6(2) के अंदर आए, यानी वो डेथ काज हो, ग्रीवियस हर्ट हो, रैंसम, किडनैपिंग फॉर रैंसम हो, ये जो एक लंबी फहरिस्त है, इंसाइटेड हेटेड हो, कंटेम्प्ट हो, ऑन रिलीजियस सेक्टेरियन, ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर, ये एक्सटॉर्शन है, ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं। अच्छा, उनने कहा कि ये बात ठीक हो गई कि एक आपका एक्ट सीरियस ये हुआ कि आपने मर्डर कर दिया, एक्ट सीरियस ये हो गया कि आपने किडनैपिंग फॉर रैंसम कर ली, एक्ट सीरियस ये हो गया कि आपने एक ऐसी गुफ्तगू की जिससे सेक्टेरियन वायलेंस हुई, उसके नतीजे में आगे फिर मामला चले। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका मेंजरिया क्या है। मेंजरिया उन्होंने कहा कि इसका सेक्शन 6B और C के अंदर है। अगर ये मेंजरिया पूरा ना हुआ तो फिर 780A नहीं लगेगी। अब वो मेंजरिया B और C में आपके सामने एक एक लफ्ज़ उसका पढ़ने लगाऊं और वो आपके सामने रखना है, और इस टच स्टोन पे हमने 780A लगानी है या नहीं लगानी, या डिलीट करनी है या नहीं करनी। अब 7(6) शुरू होता है, इन दिस एक्ट टेररिज्म मीन्स द यूज ऑफ और थ्रेट ऑफ एक्शन वेयर द एक्शन फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ सब सेक्शन 2, जो मैंने जिक्र कर दिया। एक्ट सेक्शन 6(2) के अंदर अगर आते हैं। अब भी क्या है, द यूज और थ्रेट, द यूज और थ्रेट यानी इस्तेमाल या उसकी धमकी, इज डिज़ाइन टू कोर्स एंड इंटिमिडेट और ओवर द गवर्नमेंट। आप यूज़ करते हैं या धमकी देते हैं, किस लिए? इस डिज़ाइन के साथ, इस नीयत के साथ कि आपने खौफ व हिरास फैलाना है, उसको डराना धमकाना है गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल को, यानी गवर्नमेंट को, या किसी सेक्शन ऑफ पब्लिक और कम्युनिटी और सेक्शन और अ फॉरेन गवर्नमेंट और पॉपुलेशन और एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और क्रिएट अ सेंस ऑफ फियर और इनसिक्योरिटी इन सोसाइटी। अब उन्होंने कहा कि 6B के अंदर जो 6(2) के अंदर जो भी एक्ट्स हुए हैं, अगर वो एक्ट इस नीयत से नहीं किया गया कि उसका मकसद किसी गवर्नमेंट को जो है वो डराना धमकाना था, उसको खौफ व हिरास में मुबतला करना था, या किसी आबादी के ख़ास हिस्से को या किसी सेक्ट को, तो फिर ये 780A नहीं लगेगी। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक वकू है, शायद तारक साहब हैं उसके, कि एक बंदा आता है बाइक पे, उसके पास बाइक पे आता है, उसके पास पिस्टल होता है, और एक वार्डन साहब खड़े होते हैं अपनी ड्यूटी पे। वो बंदा आता है, स्टोरी के मुताबिक वो उसे रोकते हैं, वो नहीं रुकता, वो कहते हैं कि अपनी जो है वो साइड डाइवर्ट करो, चेंज करो, और उसे फायर मार देता है, और हम उस पर 780A लगा देते हैं। ये बात ठीक है कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को फायर लगा है, 6(2) की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, लेकिन 6B की रिक्वायरमेंट ये है कि उस फायर मारने से वो एक बकिया सारे वार्डन और बकिया सारी कम्युनिटी के अंदर खौफ व हिरास फैलाना चाह रहा था। एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ। कोयटा के अंदर अगर 10 बंदों को आप मार देते हैं तो उस पर 780A नहीं लगेगा, अगर ये इंटेंशन मिसिंग है। अगर आप हज़ारा कम्युनिटी के, जो कि एक सीरीज चल रही है कि लोग हज़ारा कम्युनिटी के लोगों को लेते हैं और मार देते हैं, अगर हज़ारा कम्युनिटी पे सिर्फ फायरिंग हुई है, बंदा मरा भी नहीं, ज़ख्मी भी नहीं हुआ, 780A लग जाएगी। क्यों? कि उसकी इंटेंशन ये है कि ये कम्युनिटी को हमने डराना धमकाना है। गॉट दी पॉइंट? यहाँ तक हम क्लियर है? अच्छा, आसिफ सईद खोसा साहब के माइंड को समझने के लिए हमें हाई कोर्ट के जब ये जज थे और फिर एलिवेट हुए, फिर बीइंग जज सुप्रीम कोर्ट काम किया, फिर चीफ जस्टिस, ये हाई कोर्ट के जब अंदर जज थे उस वक्त भी इनका व्यू पॉइंट ये था, लेकिन इनकी जजमेंट सेट असाइड होगी। फिर फाइनली इनका जो व्यू है पहली दफ़ा मुमताज़ कादरी के केस में डिस्क्लोज़ हुआ। अब मुमताज़ कादरी के केस को समझना इस जजमेंट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं रिमाइंड करवाता हूँ, रिकॉल करें ज़रा, 2011 में जब गवर्नर सलमान तसीर को मुमताज़ कादरी ने मार दिया,
ठीक। केस जो दहशतगर्दी अदालत 2 थी पिंडी में, उसमें चला और उसको 780 और 302 के अंदर उसे पनिशमेंट हो गई। केस चला गया अपील में हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट के पास जब चला गया तो साबका जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट थे ख्वाजा शरीफ और मियां नज़ीर साहब, उन्होंने आर्गूमेंट किया। वो आर्गूमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो आर्गूमेंट ये था कि जनाब इसकी 780 को ख़त्म किया जाए। क्यों? उनने कहा जी कि 780 का मतलब ये है, 6 जब सेक्शन को पढ़ते हैं, कि पब्लिक के अंदर खौफ व हिरास पैदा हो, लोग डरें। तो ये कैसा खौफ व हिरास था कि जब मुमताज़ कादरी आता है अदालत के अंदर, पीपल शावर पेटल्स ऑफ फ्लावर्स उपान में उसके हाथ चूमते हैं। लोगों ने मुमताज़ कादरी के नाम से यहाँ पे चौकों के नाम रख दिए। ये गुजरांवाला में एक चौक का नाम है। तो ये खौफ व हिरास कैसा था? दे आर्ग्यूड इन सच अ फोर्सफुल वे कि हाई कोर्ट ने उसकी 780 उतार दी। 780 में उसकी एक्विटल कर दी मुमताज़ कादरी की। अच्छा, जब वो एक्विटल होगी तो जो स्टेट थी वो चली गई सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो सेम आर्गूमेंट वहाँ पे एडवांस किया गया। जब सेम आर्गूमेंट किया गया तो उस मुमताज़ कादरी वाली जो जजमेंट है उसके भी आथर जो हैं वो ये आसिफ सईद खोसा साहब हैं। उन्होंने कहा कि ये बात ठीक है कि खौफ व हरास मुआशरे के अंदर नहीं पैदा हुआ, एडमिटेड। उन्होंने कहा कि जब आप सेक्शन 6 को पढ़ते हैं और इसकी सारे ट्रायल को एग्जामिन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन को एग्जामिन करते हैं तो 2 बातें सामने आती हैं। एक बात ये सामने आती है कि जब इसको पकड़ा गया तो इसने ये कहा कि मैंने मारा है, ठीक, और मैंने इसलिए मारा है, इसे दूसरे एपोस्टेट्स यानी मुर्तदों के लिए निशाना इबरत बनाने के लिए, ठीक। ने का मान लिया जी ये पुलिस के सामने स्टेटमेंट थी। उसके बाद 342 की जब ये ट्रायल में आता है, ट्रायल में आके फिर ये स्टेटमेंट देता है कि इसने ये बातें की जिससे मैं प्रोवोक हुआ और उस प्रोवोकेशन के नतीजे में मैंने इसे मारा लोगों के लिए निशाना इबरत बनाने के लिए। उनने कहा कि भले ये लोगों के लिए निशाने इबरत बने या नहीं बना, इसका डिज़ाइन मौजूद था। और जब सेक्शन 6 हम पढ़ते हैं, ये देखें इसकी सिग्निफिकेंस अब समझ आएगी। सेक्शन 6 का बी ये कहता है द यूज और थ्रेट इज डिजाइंड। उसने उसका डिजाइन किया था भले उसके नताइज जो भी निकले हैं। दिस इज द पॉइंट ओवर विच आई वांट टू एम्फसाइज। अब आसिफ सईद खोसा साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इससे पहले पोस्ट कमीशन ऑफ ऑफेंस से आप 780 डिटरमिन करते थे। हमारे उधर नड्डा में 12 कत्ल हुए, 10 कत्ल हुए। खौफ व हिरास आपने कहा जी कि इतने लोग कत्ल हो गए हैं, जुल्म हो गया है, बर्बरियत हो गई है, और आपने 780 लगा दी, ठीक। इसी तरह आपने ये देखा कि एक बच्चे के उन्होंने, जैसे ये अभी वक़ुआ हुआ है, बेदर्दी के साथ उन्होंने नाक काट दिया, कान काट दिए, गला काट दिया, बेदर्द बर्बरियत हुई है। आप कहते हैं 780 ग्रूसम तरीके से जब भी होता आप कहते हैं 780 लगा दें, ठीक। उसने कहा कि सेक्शन 6 तकाजा आपसे पोस्ट कमीशन ऑफ ऑफेंस के हालात का नहीं करता। उससे जो भी हालात पैदा होते हैं उससे खौफ पैदा होता है या नहीं होता। वो कहता है कि 100 बंदा भी मर जाए और अगर 100 बंदों ने मिलकर एक बंदे को भी मार दिया है, ये पैमाना नहीं है। पैमाना ये है कि आप जब इस बंदे को ये मारने के लिए ऑफेंस कमिट करने जा रहे थे, आपकी नीयत क्या थी, आपका डिज़ाइन क्या था, ठीक हो गया। अब इस पैमाने पे जो हमारे पास पिछली मीटिंग में हमने चीज़ों को इवेल्युएट किया है, उसमें अगर देखें तो गुजरांवाले के तो कम से कम सारे केस उड़ जाते हैं, ठीक है। अब देखें फिर हम
कुछ चीज़ों के साथ बिला वजह स्टिक टू हो जाते हैं। यानी जब जजमेंट आ गई है उस पर अमल करें। आप क्यों अपनी कॉम्पिटेंसी, अपनी एफिशिएंसी को हैंड ओवर कर रहे हैं प्रोसिक्यूटर्स के हवाले और जजेस के? देखिए, मैं एक चीज़ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, ये जो बात एक जज साहब ने कही थी ना कि जो आईयू के पास इख्तियार आते हैं वो मेरे पास भी नहीं है, मुझे ये बताएं, ये 780 ये लगाने का आपके पास इख्तियार है? उतारने का जज उतार सकता है, लगा नहीं सकता। दहशतगर्दी वाला लगा सकता है? कर सकता है ना। देखिए, इसका मतलब ये है कि आईओ से लॉ ये डिमांड करता है कि उसकी लॉ की कंप्रीहेंशन इतनी अच्छी हो कि वो किसी ऑफेंस के लगाने और उतारने का काबिल हो। ठीक, अब ये देखें, ये जजमेंट जो मैंने आपके बड़ी सादा तरीके से दो चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं। एक चीज़ हमारे सामने ये वाज़ेह हो गई कि जो ऑफेंस कमिट होने के बाद हालात व वाक़यात हैं वो डिटर्मिनिंग फैक्टर नहीं है। ठीक हो गया। दूसरा, हमारे सामने ये बात वाज़ेह हो गई कि भले ये दो के अंदर मेंशन्ड है, लेकिन अगर इसके लिए ये कमिट नहीं किया गया तो फिर, यानी बी और सी के मुताबिक कमिट नहीं किया गया तो फिर आप 780 नहीं लगाएंगे। इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ जो इसके अंदर है, ATA के अंदर 365 शेड्यूल्ड ऑफेंस है, ऐसा ही है ना। 365 के साथ आप 780 लगाते हैं कभी? लग सकती है, लग सकती है। एक सूरत में ये सेक्शन 6 के अंदर ये लिखा हुआ है 2 के अंदर कि इन्वॉल्व्स किडनैपिंग फॉर रैंसम। अब 365A जब ये इसके अंदर मौजूद था तो फिर 365A शेड्यूल में क्यों डाला गया? इसका मतलब ये है कि शेड्यूल में जब डाला जाता है उसका मकसद और होता है, और जब इस सेक्शन के मुताबिक होता है तो इसका मकसद और होगा। एक सूरत ये है कि किडनैप फॉर रैंसम आप ये करते हैं तो उसमें 365 जैसे मैंने पहले भी गुजारिश की है कि दहशत गर्दी में अगर ट्रायल हो या सेशन कोर्ट में हो, 365 की सज़ा तो नहीं ना बदलेगी। अगर 365 के साथ 780 लग जाए तो 780 की अलहदा से सज़ा मिलेगी कि नहीं? मिलेगी ना। अच्छा, अब उनने इसकी मैं सिचुएशनलाइज करता हूँ इस सूरत हाल को। एक सूरत ये है कि मदनी होटल का एक बंदा उन्होंने उठा लिया, उनने कहा जी इतने पैसे दोगे तो हम छोड़ेंगे। गुजरांवाला के अंदर 2 महीने बाद, 5, 6, 7 साल बाद एक वकूआ हो गया। ठीक, एक सूरत ये है, कराची के ज़रा रिकॉल करें हालात, या बलोचिस्तान को हम सिचुएशनलाइज कर लेते हैं। कोई भी पंजाबी जाता है, उसको वो कैप्चर करते हैं, ले जाते हैं, वो कहते हैं इतने पैसे दो तो हम छोड़ेंगे। सीरीज़ ऑफ इवेंट्स आती है, 2 साल गुजर गए हैं, बंदे कोई 100 से ज़्यादा पंजाबी जो है वो किडनैपिंग फॉर रैंसम के लिए आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि हालातों वाक़यात ये बता रहे हैं कि ये डरा रहे हैं पंजाबियों को कि ये बलोचिस्तान में ना आए। सिचुएशन एक आम जो इक्का दुक्का वाक़या हो रहा है उसमें और एक सीरीज ऑफ इवेंट्स में फ़र्क आ रहा है सिचुएशन में। अब वो कह रहे हैं कि अगर एक सीरीज ऑफ होती है और उसके अंदर ये तासुर जन्म लेता है कि ये, और पंजाबी उससे डर रहे हैं, और पंजाबी ऐसे डरे हैं, मेरे जानने वाले हैं जो वहाँ से माइग्रेट करके डर के औने पौने बेच के इधर आ गए हैं। तो इससे ये पता चला कि 365A अगर इक्का दुक्का रूटीन में होता है तो ये शेड्यूल वाला लगेगा, और अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उसके साथ 780 भी लगेगा। अच्छा, ये थी वो जजमेंट जिसकी रोशनी में अब हम वो चीज़ें जो कि लोगों ने करनी है वो खुद करने की कोशिश करें। और इस जजमेंट की वजह से बड़ा फ़र्क पड़ा भी है, केसेस की तादाद बहुत कम हो गई है, लेकिन वो बहसीयत कौम
अल्लामा साहब ने वो आइडेंटिफाई किया था ना कि आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंज़र यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। हम पिछली चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, खा वो हमारे अफसरान हो, खा हम मतहतान हो, जो भी कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये है जिस पे मैं ज़ोर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ें प्रोसिक्यूटर ने पिन पॉइंट करनी है वो हम क्यों नहीं करते, और थोड़ी सी एफर्ट से हमारे लड़के या जो आयु हैं वो इन सर्टन पर्सपेक्टिव में मोर कॉम्पिटेंट दैन दी प्रोसिक्यूटर्स। प्रोसिक्यूटर के पास जो नॉलेज है वो बुक्स का है या कोर्ट्स का है, और आईओ के पास कोर्ट्स का भी है, अगर बुक्स पढ़ लें तो बुक्स का भी है और प्रैक्टिस का भी है, प्रैक्टिकल भी है। अच्छा, एक और बात जो हमने डिस्कस करनी है वो ये डिस्कस करनी है 336B। ये मैं थोड़ा सा डाटा भी लाया हूँ। ये एक FIR है 477 302 336B PPC PS सिटी डस्का। इसके आयु आए सियालकोट का। ये किसी को मार्क नहीं हुआ ये मुकदमा। अच्छा, इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर बंदे पे 336B उन्होंने लगाई है, बंदा मर गया है। ठीक, एक और वकू है, पहले हम जिसमें बंदे फोत हो गए हैं उनका जिक्र करते हैं। ये सदर सियालकोट है 4724, इसके अंदर भी 336B और 302 लगी हुई है, इसमें बंदा फोत हो गया। ये फिर सियालकोट का है 775 302 336B, पेट्रोल से बंदा मर गया। ये फिर कोटली सैद मीर, ये भी सियालकोट का, सियालकोट का 142, इसमें भी बंदा फोत हो गया। अच्छा, थोड़ा ना सोल सर्चिंग करते हैं हम। कभी हमने इस चीज़ को, सर आप कह रही हैं जाइए कभी हमने 336B को खुद पढ़ने की कोशिश की है? ये कॉमन सेंस की बात है कि 336B जो है वो हर्ट के चैप्टर में फॉल करता है, ऐसा ही है, और वो हर्ट की बात करता है, और सिर्फ डिस्टिंग्विश दूसरे हर्ट से इस वजह से है कि इसके अंदर एक ख़ास मेथड मोड या जिससे 336B कमिट हो रहा है वो बता दिया गया है। ऐसा ही है ना कि आप क्रोसिव सब्सटेंस से किसी हर्ट को काज करेंगे, ऐसा ही है, कोई और फ़र्क नहीं है। जब बंदा फोत हो जाता है, एक बंदे को इंजरीज काज हुई, उसके बाद बंदा फोत हो गया, आप हर्ट का सेक्शन लगाते हैं? नहीं, बंदा इंजरीज की रिज़ल्ट में डेथ उसकी हो जाती है, वो अगर बंदा थोड़ी देर जीता है तो उसके बाद फिर ही करते हैं ना। अगर बंदा उस हर्ट के, फायर के या जो भी आपने इंजरी काज की है उसकी डेथ अगर हो जाती है आपकी इंजरी काज करने से, ठीक, हर्ट लगाते हैं। एक बंदे को बाजू काट के, बॉडी काट के उन्होंने मार दिया है, शारा काट के मार दिया है, अगर बंदा बच जाता तो ये हर्ट था, बंदा मर गया तो ये मर्डर हो गया ना, ऐसा ही है। इसके साथ हर्ट का सेक्शन आप लगाते हैं, ये आपका जो डाटा है इसके 7 केसेस के साथ 336B के साथ 302 लगी हुई है। यानी ये पैथेटिक कंडीशन है कि जो हमारे काम करने वाले हैं जब ATA के पास जाएगा तो ये कॉमन सेंस ये क्वेश्चन वो पुट नहीं करेंगे कि जब हर्ट बंदा ही जिंदा नहीं रहा तो आप 336B उस पर लगा रहे हैं।
वहाँ पे केस क्यों गया दहशतगर्दी में? 336B की वजह से। अगर 336B ना लगा होता तो कहाँ जाना था? इसका मतलब ये है कि हमारी जो एम्बेरसमेंट वहाँ पे होती है वो अपने बर्डन बढ़ाने की वजह से होती है। ये बिलखुसूस सियालकोट के जो 5-6 केसेस हैं, ये जो भी दोस्त आए हुए हैं इनको थोड़ा इवेल्यूएट करें, और इस पे मैं आपको जजमेंट्स भी कर दूंगा। इस पे बड़ा एडवर्स व्यू लिया हुआ है उन्होंने कि ये बड़ी बेसिक कॉमन सेंस की बात है और आप इस पे लगाए जा रहे हैं, धड़ाधड़ लगाए जा रहे हैं। अच्छा, अब एक और बात है जो 336B के हवाले से हमने करनी है। इसके अंदर जो क्रोसिव का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, क्रोसिव सब्सटेंस, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। इसके राइट पर्सपेक्टिव में देखिए, क्रोसिव सब्सटेंस को उसकी एक्सप्लेनेशन में उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। क्रोसिव सब्सटेंस जो है, जो आप फेंकते हैं तो आपके इसको क्रोड करता है, झुलसाता है, डिलीटीरियस इफेक्ट आपने काज करता है। जैसे मैं अगर तेज़ाब फेंकता हूँ तो उसका क्या इफेक्ट होगा? वो क्रोड करेगा मेरे जहाँ पे भी मैं फेंकूँगा, ऐसा ही है ना? ठीक। अब वो कहते हैं कि क्रोसिव सब्सटेंस वो है जो खुद कार होगा, वो जो खुद ही अमल करेगा। मैंने फेंके, वो खुद अमल करेगा, उसके लिए आपको कोई और इस्तेमाल करनी। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप पेट्रोल फेंकते हैं तो उस पर आपको लाइटर से, माचिस से कुछ लगाना पड़ेगा ना। तो पेट्रोल इट सेल्फ क्रोसिव सब्सटेंस नहीं है। ठीक हो गया। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप कोई ऐसा किसी को कोई जहरीला वो पिला देते हैं, वो अंदर जाता है तो अंदर भी वो क्रोड करता है, आपके अंदर के जो निज़ाम है उसको तहस नहस और उसको झुलसाता है और ख़त्म करता है। खुद ही अंदर जाके वो कर रहा है। अच्छा, तीसरी बात जो आपसे करनी थी वो 11W के हवाले से करनी थी। ये मंडी से कौन दोस्त तशरीफ़ लाए हैं? मंडी में आपने 25 FIR दे दी हैं 11W की, ऐसा ही है? और 25 के बाद फिर आप उसको प्रॉपरली मैनेज भी नहीं कर सके, जिसकी वजह से दी हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द रीजन सामने एम्बेरसमेंट सबके सामने उठाना पड़ी है। अब उसके अंदर 11W जाकर आया, फलां का आया, उसने हेट स्पीच की और सेक्टेरियन इंस्टिगेशन की, इंसाइटमेंट की, और आपने पर्चे दे दिए। अब देखें, जब पीका आ गया, प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम जो ऑफेंसेस हैं, एक्ट 2016, उसके बाद उसके अंदर ये आ गया कि अगर हेट स्पीच डिजिटल डिवाइस के ज़रिए की जाती है, यानी इफ़ द मोड इज़ अडॉप्टेड ऑफ डिजिटल डिवाइस, तो फिर आप साइबर में जाएंगे। अच्छा, इसकी रीज़न एक बड़ी सादा सी है। इस पे कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि जो ATA एक्ट है उसके अंदर ओवरराइडिंग क्लास दिया हुआ है कि ये सब पर ओवरराइड करेगा। ATA के एंड पे एक ओवरराइडिंग सेक्शन जो जो एक्ट्स हैं उन पे दिया होता है, उसमें भी दिया गया है। देखिए, जो रिपील का कॉन्सेप्ट है, जो जनरल क्लासेस एक्ट, ये अगर कोई बंदा सवाल करता है उसको ये बातें आपने बतानी है ताकि ये पता चले कि पुलिस वाले हम लोग पढ़ते हैं और हम अपने मामला तो खुद करते हैं। अच्छा, जो जनरल क्लास एक्ट है उसका एक सेक्शन है 6 और 7 जो रिपील को डील करता है। वो ये कहता है कि अगर, और इस पे जजमेंट्स भी हैं, वो ये कहता है कि अगर एक सेक्शन मौजूद था और उसी नेचर का कोई और सेक्शन आ गया किसी इनेक्टमेंट में, ठीक, अब या तो एक सूरत आप ये ब्लेम कर सकते हैं कि लेजिस्लेचर को ये पता नहीं था या लेजिस्लेचर इतनी निकम्मी थी। आपका कानून ये कहता है कि विजडम ऑफ द लेजिस्लेचर कैन नेवर बी चैलेंज्ड। उन्होंने सही बनाया, गलत बनाया, वो उनका काम है। रिपील का सेक्शन ये कहता है कि एक
एक्सप्रेसिव रिपील होती है जिसके अंदर ये कह दिया जाता है कि दिस सेक्शन और दिस एक्ट इज़ हेयर बाय रिपील्स फलां फलां फलां। लेकिन एक सिचुएशन ये है कि पहले से सेक्शन मौजूद है और बाद में एक सेक्शन आ गया सेम नेचर का, तो फिर वो इम्प्लाइड रिपील के ज़रिए उसको रिपील कर देगा। इसका मतलब ये है कि अगर उस पीका के तहत जो साइबर क्राइम्स को डील करता है, अगर साइबर क्राइम्स के अंदर हेट स्पीच का सेक्शन आ गया है और उसके अंदर ये आ गया है कि अगर डिजिटल डिवाइस यूज़ होती है तो फिर साइबर में आता है। तो अब जो साइबर का सेक्शन है ये ओवरराइड कर देगा उस सेक्शन में जो एटीए के अंदर है। क्यों कि लेजिस्लेचर ने जब बाद में एक सेक्शन जो है वो इनेक्ट किया है तो उसका मतलब ये है कि उनकी इंटेंशन ये थी कि अब ये अमल करेगा। वक्फा भी आएगा, एडीआई साहब भी आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। 3-4 चीज़ें जो हम लिख के भी भिजवाएंगे वो मैं रीकैप कर रहा हूँ ताकि हम इसको रिमेंबर कर सकें। एक हमने SCMR 2020 पेज 78, ये 3 लफ्ज़ हैं, ये हमें याद होने चाहिए। इसके अंदर वंस फॉर ऑल डिटरमिन कर दी चीज़ वो अभी एप्लीकेबल है, बकिया पीछे वाली सारी रिडंडेंट है। ठीक हो गया। इसके अंदर उन्होंने जो चीज़ डिटरमिन की, उन्होंने ये कहा कि हर ऑफेंस का एक्टसरियस और मेंजरिया होता है, इंटेंशन गिल्टी माइंड और उसके नतीजे में मैनिफेस्टेशन थ्रू दी एक्ट्स होती है, एक्शन होती है। तो उनने कहा कि ये जो सेक्शन 6 है इसका जो सब सेक्शन 2 है वो एक्टसरियस है और जो इसका सेक्शन 6 का B और C है ये इसका मेंजरी है। मीनिंग देयर बाय कि अगर सेक्शन 6 का सब सेक्शन 2 के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं वो कमिट हो भी जाती हैं लेकिन B और C का तकाजा पूरा नहीं हो रहा तो 780 नहीं लगेगी। सिंपल लफ्ज़ों में थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे कि ये कौन सी अट्रैक्ट करेगी कौन सी नहीं करेगी। यानी प्रीवियस एनिमिटी थी वो तो फर्क होगी, प्रीवियस एनिमिटी खत्म हो गई। ठीक, उसके बाद और बाकी काफ़ी चीज़ें वो रोड शोड पे ये वो भी खत्म हो गई। अभी अट्रैक्ट कौन सी करेंगी, कौन सी सजा? देखिए इस अब किसी भी जज के लिए लिस्ट डाउन करना सिचुएशन से ये मुश्किल होता है। उसने एक जनरल प्रिंसिपल ले डाउन कर दिया है, उसको अप्लाई हमने करना है, वो भी ख़त्म हो जाएंगी, वो हमारी तरफ से रह गई हैं। ये जो आपका वार्डन वाला है, शायद तारक साहब है उसमें आई हो, जो वार्डन वाला है, अब मुझे ये बताएं कि अगर एक वार्डन के साथ स्कफल हुई है किसी बंदे की, उसने आगे फायर मार दिया है, तो उसमें वो कहाँ कम्युनिटी को ओवर करना चाह रहा है? उसका ये इरादा था कि सीटीओ मुझसे डरे, उसका ये इरादा था कि और वार्डन मुझसे डरें। उनने ये कहा है कि अगर ये मैंने सिचुएशन आपके सामने क्रिएट की है कि 365A अगर इक्का दुक्का वाक़यात होता है, रूटीन में होता है, 365A शेड्यूल का लगेगा। लेकिन ये 6 के अंदर भी किडनैपिंग फॉर रैंसम दी गई है कि अगर, अब जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आप बलूचिस्तान में जाते हैं, जो पंजाबी जा रहा है वो उसे किडनैप कर रहे हैं और उससे रैंसम तलब कर रहे हैं। अगर एक और इसी तरह जैसे हज़ारा कम्युनिटी है, हज़ारा कम्युनिटी मुसलसल वाक़यात आ रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है हज़ारा कम्युनिटी को। अब अगर हज़ारा कम्युनिटी के किसी फ़र्द पे फायरिंग ही सिर्फ होती है तो उससे अगर उस पर फायरिंग हुई है तो जिनके पहले बाल बच्चे और ये सारा कुछ इन्होंने मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर ज़िबा किए हैं, उनके अंदर वेव ऑफ टेरर जाएगी कि नहीं? एक स्पेसिफिक कम्युनिटी डरी कि नहीं? ऐसे जैसे मुमताज़ कादरी का केस आपके सामने रखा कि उनने कहा कि ये भी ज़रूरी नहीं कि आपके एक्ट के नतीजे में खौफ और हरास फैले, लेकिन अगर ये चीज़ हालात से गैदर हो गई है, डिटरमिन हो गई है कि आप खौफ और हरास फैलाना चाहते थे, जैसे उसकी स्टेटमेंट 342 की आई कि मैंने सलमान तसीर को इसलिए मारा है कि ताकि ये तमाम मुर्तद्दों के लिए निशाना इबरत बने। ठीक, अब वो आर्गूमेंट अपेरेंटली बड़ा वेटी लग रहा था जो ख्वाजा शरीफ साहब ने दिया अदालत में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 780 उतार दी कि यार वाकई अगर खौफ रात फैला है तो लोग तो उस पर पत्तियाँ फूलों के निशावर कर रहे हैं, उसके हाथ चूम रहे हैं, चौकों के नाम रख रहे हैं, लोग अपने बेटों के नाम रख रहे हैं मुमताज़ कादरी, तो खौफ रात कैसा?
उसने कहा कि पोस्ट कमीशन ऑफ ऑफेंस के हालातों वाक़यात आपने नहीं देखने, आपने पहले देखना है कि उसके ज़हन में ये बात थी या नहीं थी। उसके नतीजे में कितना मर्जी खौफ व हरास फैला है, लेकिन अगर उसकी नीयत खौफ व हरास फैलाने की नहीं थी तो 780 नहीं लगेगी। दूसरी बात हमने 336B की कि अगर 336B अगर बंदा मर जाता है तो 336B नहीं लगेगी, ठीक है। क्रोसिव सब्सटेंस नहीं है तो 336B नहीं लगेगी। 11W की हमने बात की कि 11W उतनी देर अगर कोई डिजिटल डिवाइस जो है इस्तेमाल होती है तो 11W नहीं लगेगी। थैंक यू फॉर पेशेंट हेयरिंग। अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। क्रोसिव एक तो इसकी असेंशियल करैक्टरिस्टिक ये है कि ये खुद कार है, ठीक। दूसरा ये है कि ये खुद ही चीज़ों को, जैसे ये सिमेट्री है ना, इस सिमेट्री को ख़त्म करेगा। ये इसके अंदर जलसौप डाल के इसको ये ख़त्म करेगा। जो भी आपकी देखें, जो लेजिस्लेचर है 332, जब हम हार्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना तो एम्प्यूटेशन आती है, ठीक है, डिसफिगरमेंट आती है, डीफेसिंग आती है। अब आपने तेज़ाब फेंका है किसी के चेहरे पे, उसके नैन नक्शे हैं ना, उसने करोड किया, सारी उसकी सिमेट्री को चेंज कर दिया। तो इस तरह के सब्सटेंस को जिसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक उसकी सिमेट्री को चेंज करेगा और दूसरा खुद कार होगा।